देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था, एक्सटेंडेड बॉडी का भी कर लिया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी कर लिया था ना। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लेन मिरर में छोटे छोटे सेक्शन से कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं, सच आपको कोर्स में मेंशन नहीं है, बट अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आते हैं ऐसे सवाल, है ना। कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2-4 सेक्शन में आपको पढ़ा देता हूँ। तो जैसे पहला जो सेक्शन है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन से आता है। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, पहले उसको समझे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, पहले समझें कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बेटा। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो इस टाइप का होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं ना। तो ये एंगल के सिंबल है, जनरली हर जगह पे ऐसा ही सिंबल यूज किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको डेल्टा रीड करते हैं। चलो ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है उसको समझते हैं। तो ये बेटा आपका मान लीजिए क्या है, प्लेन मिरर है। अब आपको पता है एक इंसिडेंट रे आएगी, तो लेट सपोज ये इंसिडेंट रे आई, दिस इज योर इंसिडेंट रे। उसके बाद फिर क्या है, इंसिडेंट रे आएगी तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में टकराएगी, तो वहाँ पे हमें एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। तो ये हमारा बच्चों नॉर्मल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जैसा कि आप जानते हो। और फिर आपको ये भी पता है कि ये रे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण, और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब है। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये है बेटा कि अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसे सीधे जा रही थी, सीधे जा रही थी। देखो इस तरीके से डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये रे ऐसे सीधे जाती, सीधे जाती अगर ये मिरर नहीं होता। लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ से, जो डॉटेड लाइन है, अपने ओरिजिनल पाथ से भटक गई। क्यों भटक गई, क्योंकि बीच में मिरर आ गया, मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ गई, अगर हम ये एंगल निकाल लें, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। भाई जो रे जिस पाथ में आ रही थी, अगर मिरर नहीं होता तो उसका ओरिजिनल पाथ ये होता, डॉटेड लाइन। क्योंकि मिरर है बीच में तो उसने उसको मोड़ दिया। कितना मोड़ दिया, ये एंगल मोड़ दिया, ओरिजिनल पाथ से इतना ही तो मोड़ा। ये जितना मोड़ा इसी को बोला जाता है बेटा डेल्टा, डेट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मेरे ख्याल से आपको एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब तो क्लियर होगा। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन है कितना, तो ध्यान से देखो बेटा, ये इंसिडेंट रे आ रही थी, ये तो सीधी ऐसे, फिर यहाँ पे मिरर था तो मिरर से टकरा के ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये आपका नॉर्मल था। तो देखो ये एंगल आई है और ये एंगल आई है, तो ये कितना एंगल हुआ बेटा, 2i। आई और आई मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल है तो इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल आई प्लस आई कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 2i हो जाएगा। और ये कितना, ये तो स्ट्रेट लाइन थी भाई, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो ओरिजिनल पाथ है ना, ऐसे जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट पे आप एंगल देखोगे तो वो 180 डिग्री होगा, वो तो आपको ज्योमेट्री से भी दिख रहा होगा बेटा, है ना। 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमें तो ये एंगल चाहिए ना, ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब आप क्या करो, इस 180 डिग्री में से 2i को माइनस कर दो, 2i को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। देयरफॉर एंगल ऑफ डेविएशन विथ ऑफ प्लेन मिरर कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस 2i। ये हमेशा वैलिड है बच्चे, 180 डिग्री माइनस 2i, है ना। तो याद रखेंगे, प्लेन मिरर का जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक। अब ध्यान से समझे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और प्लेन मिरर में ये हमेशा वैलिड है। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है तो एंगल ऑफ डेविएशन चुपचाप आपको निकालना चाहिए 180 माइनस 2i, और कुछ भी ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जैसे इसमें कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, आपसे बोला गया कि ये प्लेन मिरर था, यहाँ पे एक रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है और ये मिरर के साथ जो है 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट।
तो आपसे बोला गया कि मिरर से टकराने के बाद इसमें कितना एंगल ऑफ डेविएशन है। देखो अब कई बार बच्चे इसमें आंसर 60 लिख के आते हैं, कई बार बच्चे 30 लिख देते हैं, जो कि गलत है। असलियत में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पूछा है आपसे। आपसे क्या पूछा है? आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है ना। एंगल ऑफ डेविएशन इज अनदर थिंग एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अनदर थिंग। पहले तो ये मन में बिठा लो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक जैसा नहीं मानना है। तो जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए वहाँ एंगल ऑफ डेविएशन ही निकालना है, जहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाए वहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। सीधी सी बात ये है। अब देखो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे आप क्या करो कि नॉर्मल ड्रॉ कर लो सबसे पहले। तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो इंसिडेंट के नॉर्मल के साथ बनाता है, ध्यान रखें। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 90 माइनस 60, तो ये होगा 30 डिग्री, है ना। और 30 डिग्री निकल जाएगा, लेकिन हमें डेल्टा का फॉर्मूला तो पता ही है, इस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 180 माइनस 2 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अच्छा कई बार ऐसा पूछा जाता है कि भाई ये 120 डिग्री किस सेंस में है, एंगल ऑफ डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस में है कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो उसको भी चेक कर सकते हो। आप तो जानते हो कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगा, वही एंगल आई 30 डिग्री लेकर ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। अच्छा ओरिजिनल पाथ रे की ये थी, देखो ओरिजिनल पाथ रे की ये थी। तो यहाँ से देखो ये ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जाया करो बेटा। तो ओरिजिनल पाथ से रिफ्लेक्टेड रे ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप अब एरो लगाओ, ओरिजिनल पाथ से आप रिफ्लेक्टेड रे की तरफ जाओ और एरो लगाओ। देखो आपको दिखाई देगा कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखो ओरिजिनल रे से कैसे गए, रिफ्लेक्टेड रे की तरफ। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम लिखेंगे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कभी कभी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होता। कहाँ पर भाई, आप जब अगर देखोगे मतलब क्वेश्चंस में, तो आपको हो सकता है 120 डिग्री आंसर ही ना दे, ऑप्शन कुछ और ही हो, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहां पे एक दूसरा आंसर होगा, वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये दूसरे तरीके से बताया जा सकता था भाई, ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि ये ऐसे मुड़ के ऐसे हुआ। तो देखो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, आपने ये एंगल बताया अभी एंटी क्लॉकवाइज, ये 120 डिग्री है, लेकिन ये भी तो एंगल है ना ओरिजिनल पाथ के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, वो क्लॉकवाइज है। तो देखो अगर आपको ये ब्लू कलर वाला एंगल निकालना है, देखो टोटल एंगल सर्कल का कितना होता है 360। अब 360 में से आप एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को माइनस कर दो तो आपको क्लॉकवाइज वाला एंगल मिल जाएगा। यानी इसके दो आंसर हैं एंगल ऑफ डेविएशन के, या तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, और वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120, जो एंटी क्लॉकवाइज था उसको माइनस करोगे तो आपको एक नया एंगल मिलेगा। 360 माइनस 120 मतलब 240, तो 240 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज सेंस में मिलेगा। यानी इसके दो आंसर हैं, या तो 120 एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन, या तो 240 डिग्री क्लॉकवाइज बोल सकते हो। तो आपको दोनों में आंसर करना आना चाहिए, कोई भी ऑप्शन आपके सामने हो सकता है ना। तो आई होप आप इस बात को क्लियर समझ गए होंगे। आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जो फॉर्मूला लगाया बेटा उसको उपयोग करो, फिर देख लो वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अगर वो ऑप्शन मैच कर रहा है तो उसको टिक कर दो, नहीं कर रहा है तो 360 से माइनस कर दो। तो जब अगर वो आंसर आपका एंटी क्लॉकवाइज आया था तो वो क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा 360 से माइनस करने के बाद, और अगर क्लॉकवाइज आया था तो एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे एक प्लेन मेरा इस तरीके से है, इंसिडेंट रे ऐसे आई है ना, इंसिडेंट रे ऐसे आई। अब ऐसे आएगी तो आपको पता है कि भाई ये एंगल आई है, ये एंगल आई है। आपसे पूछा गया कि भाई रिफ्लेक्टेड रे किधर है, तो आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे ऐसी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे। तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन बताया जाएगा। तो ये ओरिजिनल पाथ था, तो ओरिजिनल पाथ से ये रिफ्लेक्टेड रे गया,
तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है कैसा बेटा, क्लॉकवाइज। तो हम बोलेंगे डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, लेकिन ये क्लॉकवाइज। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज निकालना है तो इस डेल्टा को, क्लॉकवाइज वाले एंगल को, ये वाला एंगल निकालना है तो आप 360 से माइनस कर दो, तो आपका आंसर एंटी क्लॉकवाइज में है ना। तो हमेशा याद रखना, डेल्टा अपने से निकाल लो, अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है और आंसर मैच कर लो, या कोई भी सेंस में आ रहा है आंसर मैच कर लो, मैच करता है तो वेरी गुड, और नहीं करता है तो 360 से माइनस करके देख लो। बस क्लॉकवाइज होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज में बदल जाएगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो क्लॉकवाइज में बदल जाएगा, अपोजिट हो जाता है ना 360 के बाद माइनस करने से। मेरे ख्याल से आपको जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर हुआ। इस तरीके से आप एंगल ऑफ डेविएशन बता सकते हो किसी भी मिरर में। हालांकि मैं आपको बताऊं तो सिंगल मिरर में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये डबल मिरर्स में आते हैं, मतलब मिरर जो है आपस में इंक्लाइन होते हैं, उनमें ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मैं उसको भी बताता हूँ सॉल्व करके कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ये जल्दी से नोट कर लो बेटा। तो देखिए बच्चों, इंक्लाइन मिरर्स में ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि एक मिरर ऐसा है और एक मिरर ऐसे है, ये मान लो मिरर M1 है, ये मान लो मिरर M2, और बोला गया एक रे M1 पे गिर रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये एंगल दिया है 30 डिग्री। अब आपसे बोला है कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन के बाद निकालना बेटा, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, यानी एक रिफ्लेक्शन होगा M1 पर, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन होगा M2 पर, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद क्या एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए बेटा कैसे बताएंगे इसको, कैसे आंसर करेंगे इस सवाल का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ये एंगल 60 डिग्री होगा जो नॉर्मल के साथ बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जब पहली बार टकराएगा, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, जब पहली बार टकराया तो इंसिडेंट रे जो है वो 60 डिग्री पे आ रही है, तो 60 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और फिर ये जाके किससे टकराएगा बेटा, M2 से, तो M2 से यहाँ नॉर्मल डालोगे, तो यहाँ पे जब नॉर्मल डालोगे तो आपको पता है कि यहाँ पे ये एक्सटेंड करोगे तो ये ट्राइंगल बनेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 60, ये 90, तो ये एंगल बचेगा 30 डिग्री। तो फिर रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे दूसरा रिफ्लेक्शन होगा, कितने एंगल पे होगा, वही 30 डिग्री पे, और ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी ऐसे निकल जाएगी। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई बताओ टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ। टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे भाई, देखो बेटा पहले तो पहले रिफ्लेक्शन पे डेविएशन होगा, देखो तो इसको मैं एक्सटेंड करूं तो ये डेविएशन हुआ है, कैसा हुआ है, क्लॉकवाइज, इस डेविएशन को बोलते हैं डेल्टा वन। तो हम डेल्टा वन निकालेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस उस समय कितना था, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे भाई डेल्टा वन एंगल ऑफ डेविएशन एट फर्स्ट रिफ्लेक्शन, तो ये लिखा जाएगा 180 माइनस 2i, तो यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, तो 180 माइनस 120 हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। अच्छा कैसी किस सेंस में था ये बेटा, क्लॉकवाइज, तो आपका डेल्टा वन आ गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन वाला, लेकिन हमें तो दो रिफ्लेक्शन के बाद चाहिए ना आंसर, तो डेल्टा टू निकालो। सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, सेकंड रिफ्लेक्शन पर ये रे ऐसे जाती, मिरर के कारण ये मुड़ गई, दिस इज अनदर एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा टू। और इस केस में इस रिफ्लेक्शन पे डेल्टा निकालने के लिए जो आई डैश है, मतलब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो है 30। तो डेल्टा टू लिखा जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 30, तो 2 इंटू 30 60, तो डेल्टा टू बिकम्स 120। अच्छा ये कैसा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको दिख रहा है डायग्राम में कि ये भी क्लॉकवाइज है, यानी दोनों जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है। तो इसका मतलब जो आपका टोटल एंगल ऑफ डेविएशन नेट वो दोनों में ऐड होगा,
देखो बेटा, एक क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज हैं तो दोनों ऐड होंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते तो भी ऐड होते, लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज होता और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो अपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन होता, तब हम माइनस करते। अगर सेम सेंस में डेविएशन हो रहा है तो ऐड करते जाओ, अपोजिट सेंस में डेविएशन हो रहा है तो फिर माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी दोनों ही सेम सेंस में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेट डेविएशन भी कैसा होगा बेटा, क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन का क्या फॉर्मूला आ गया भाई, यहाँ पे देखो, तो ये 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, यानी कि जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपका आएगा बेटा कितना, तो वो आ जाएगा 180 डिग्री। दिस इज द नेट एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये किस कैसा है, तो ये क्लॉकवाइज सेंस। दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया था वो आया है 180 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस। इसका चाहो तो एक आंसर और भी लिख सकते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप इसको 360 से माइनस कर दोगे तो 360 माइनस 180 कितना आ जाएगा बेटा, 180। लेकिन जो अब सेंस होगा वो कौन सा सेंस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके फिर दो आंसर हो सकते हैं, आप 180 क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो और 180 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो और क्वेश्चन अगर इसमें की जाए, हम तो बोलते हैं कि आप ऐसा ले लो भाई, ये आपका मिरर M1 है और ऐसा एक मिरर रखा हुआ है, ये M2 है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो बेटा कितना है, 60 डिग्री है, और ऊपर से ये रे आ रही है ऐसे। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। बस इतना बताया गया आपको, और आपको बताया जा रहा है कि इसके बाद बताओ कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो मतलब ये जो रे है, दिस इज पैरेलल टू मिरर M1, हॉरिजॉन्टली आ रही है ना। तो आपको बताना है फाइंड द नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद आपका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए वही सवाल है सेम, कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखो भाई। तो आपको पता ही है, पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए। देखो ये नॉर्मल खींचा, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन ये पता नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है हमें, तो कैसे निकालेंगे, देखो उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का लिए तो कोई एंगल दिया ही नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ये तो पता है ये 60 डिग्री का एंगल है और ये सेम मिरर की लाइन है, और मैंने आपको बताया ये जो इंसिडेंट रे है और जो ये मिरर है ये दोनों पैरेलल है आपस में, इंसिडेंट रे और एंगल। तो देखो ये दो पैरेलल लाइंस हुई और ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती है। तो आपको पता होगा, आपने थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ी होगी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और कोई भी ऐसे ट्रांसवर्सल जाए तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। इसको शायद करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, है ना। मेरे ख्याल से ये गणित आती है, और नहीं आती तो आप समझ लो कि दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर कोई भी लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती हैं तो ये एंगल और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, तो ये ऐसे पैरेलल लाइन है दोनों, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, और ये 90 है क्योंकि ये तो हमने नॉर्मल बनाया है बेटा, सरफेस से नॉर्मल, तो ये 90 है। तो अगर ये 60 है और ये टोटल 90 था तो ये बचा हुआ कितना होगा बेटा, 90 माइनस 60, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री। यानी हमने निकाल लिया कि जब मिरर M2 पर पहली बार रे गिरेगी तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाएगी बेटा, ये रे वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां 30 डिग्री है तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो भाई, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो। तो डेल्टा, यहाँ पे जो है डेल्टा 1 लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि रे ऐसे गई ऐसे जाती बट ये मिरर के कारण ऐसे मुड़ गई, तो एंगल 30 पे गिरी है तो 30 डिग्री एंगल पे मुड़ जाएगी, ठीक। तो ये आपका जो डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1 है।
तो ये डेल्टा वन कितना होगा बेटा, तो डेल्टा वन लिखा जाएगा 180 माइनस 30, 2 टाइम्स 30, 2i था ना फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो डेल्टा वन आएगा 120 डिग्री। कैसे मोड़ देंगे देखो बेटा, तो ये इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डेल्टा वन। अब नेट डेल्टा के लिए दूसरा रिफ्लेक्शन भी देखना है, तो वहां से जब रे मुड़ेगी तो हमारे पास नेट डेल्टा आएगा। तो चलिए अब दूसरे रिफ्लेक्शन पे आते हैं। देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेटा, ऐसे नॉर्मल बना लेंगे, लेकिन ये एंगल हमें पता होना चाहिए, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब कैसे हमें पता चलेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो एक काम करते हैं, आपको पता है ये एंगल 30 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना है बेटा 60। अब देखो ये ट्राइंगल देखो आप, ये 60 ये 60, टोटल 180 होना चाहिए, तो 60 प्लस 60 120, और 180 के लिए कितना चाहिए पड़ेगा 60, तो ये एंगल भी 60, और ये आपस में 90 है, ये तो नॉर्मल बनाया अपन ने, तो ये 60 है, तो ये बचा हुआ एंगल है कितना हो जाएगा बेटा, ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पे आई डैश जो है नया सेकंड रिफ्लेक्शन पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है बेटा, वो भी 30 डिग्री। तो यहाँ पे अब ये रे ऐसे जाती, बट एंगल 30 पे आया है तो 30 पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकंड रिफ्लेक्शन पर 30 डिग्री, तो हम डेल्टा 2 लिख सकते हैं बेटा। तो डेल्टा 2 कितना लिखा जाएगा, 180 माइनस 2i डैश, तो यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 है, तो ये फिर से कितना आ जाएगा बेटा 120 डिग्री। अच्छा ये 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों सेम सेंस में, तो आपका जो टोटल एंगल होगा वो दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम सेंस में। देखो ये ओरिजिनल पाथ था और ये ऐसे मुड़ गई थी, तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। तो डेल्टा 2 भी एंटी क्लॉकवाइज है और डेल्टा 1 भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को जोड़ दो, जो आपका नेट डेल्टा आएगा वो दोनों का एडिशन हो जाएगा 120 प्लस 120, और किस डायरेक्शन में आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका हो जाएगा 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो एक आंसर तो ये, आप दूसरा आंसर भी निकाल सकते हो बेटा, नेट डेविएशन कैन बी रिटन 360 माइनस 240, तो ये किस में आ जाएगा आंसर आपका, क्लॉकवाइज में, क्योंकि पहले एंटी क्लॉकवाइज था। तो अगर क्लॉकवाइज में आंसर दिया है तो आप लिख सकते हो 120 डिग्री क्लॉकवाइज, या तो इसका आंसर है 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या तो इसका आंसर होगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज, दोनों ही सही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि बच्चों कैसे हमें आंसर निकाला जाता है, कैसे निकालना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप दो मिरर के कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इनके बीच में कोई भी एंगल हो, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो। देखिए बच्चों, ये आपने क्वेश्चन किए, है ना, तो देखो आपने रे डायग्राम बनाया, फिर कैलकुलेशन किया, डेल्टा 1 डेल्टा 2, फिर आंसर लाए, तो ये सब करने में थोड़ा समय जाता है। बट कई बार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बैठ रहे हो तो होता है ये कि सवाल बहुत होते हैं, समय आपके पास उतना नहीं होता, तो इसको सॉल्व करने के बहुत ही आसान तरीका है, यानी बिना रे डायग्राम बनाए, बिना डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैलकुलेट किए, मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि क्या आंसर है। मतलब अगर मुझे आता ये सवाल तो मेरे को आंसर पहले से ही पता था, सवाल देखते ही साथ पता था आंसर क्या, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप भी बताने लगोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो ध्यान से सुनिए। अगर आपने गौर से देखा है तो मैंने दोनों सवाल जो किए हैं उसमें जो नेट डेविएशन का आंसर है आप ध्यान से देखो, तो वो 2 थीटा है। थीटा मतलब एंगल बिटवीन द मिरर्स, यहाँ पे थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन द मिरर्स। देखो पहले का आंसर है 2 टाइम्स एंगल ऑफ बिटवीन द मिरर्स, देखो है, देखो है। यहाँ पे एंगल बिटवीन द मिरर्स कितना है बेटा, 90 डिग्री, तो उसका डबल कितना होगा 180, तो देखो 180 डिग्री आंसर है। भाई कोई भी दो में से एक आंसर जरूर होगा, 2 थीटा जरूर आंसर होगा। तो देखो यहाँ 180 है। आप दूसरे क्वेश्चन में देखो, एंगल बिटवीन द मिरर्स क्या है 60 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो इसका डबल कितना होता है 60 का, 120, देखो 120 आंसर है, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये 120 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो ये आंसर है। यानी कि आपके जो दो आंसर होते हैं उसमें से एक आंसर हमेशा 2 थीटा आता है। थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स,
उसका 2 टाइम्स ही आंसर होता है, या वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन एक आंसर जरूर होता है। तो आपको जैसे ही पता चल गया एंगल बिटवीन द मिरर, सॉल्व करना ही नहीं, आंसर आपके सामने। अगर 90 डिग्री पे मिरर है तो 180 आंसर था, 60 डिग्री पे मिरर है तो 120 आंसर है। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो। मैं तो आपको बोलता हूँ यहाँ 30 लेना, आप घर पे सॉल्व करके देखो, 30 लेना, 20 लेना, 70 लेना, आप बार बार निकाल के देखना, आंसर आपका 180 डिग्री ही आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसमें एक आंसर हमेशा 120 डिग्री ही आएगा, चाहे आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज प्रूव भी किया जा सकता है, उसके लिए बहुत एक लंबा सा डेरिवेशन होता है, हालांकि हमें कोई जरूरत नहीं है तो मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। आप तो ऐसे चेक कर लेना कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग मान लेना, एक बार 30 डिग्री मानना, एक बार 50 डिग्री मानना, आप करके देखना। मैं बोल रहा हूँ आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस में निकालेंगे, इसमें आंसर जो है एंगल ऑफ डेविएशन का वो हमेशा ही 180 आने वाला है। अच्छा, क्लॉकवाइज आंसर होगा 2 थीटा की एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे पहचानेंगे, तो उसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, फिर इस पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। देखो ध्यान से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करने में। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो मिरर्स में आपको दो रिफ्लेक्शन के कारण क्या पूछा जाए, एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जाए, और उनके बीच का एंगल थीटा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एनीथिंग, आंसर पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपका नेट एंगल ऑफ डेविएशन है बिना कोई रे डायग्राम बनाए, वो उसका आंसर होगा 2 थीटा। अब ये कैसे समझे कि ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है आंसर, तो आप हमेशा ऐसा करा करें, जिस भी मिरर पे पहले इंसिडेंट रे गिर रही है, जिस भी मिरर पे पहले इंसिडेंट रे गिर रही है, उस मिरर से दूसरे मिरर की तरफ घूम जाओ। लोग घूम गए, आपने देखो पहले नीचे वाले मिरर पे रे गिरी थी, तो मैंने नीचे वाले मिरर से ऊपर वाले मिरर पे घूम गया। मैं कैसे घूम रहा हूं बेटा, तो मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमा हूं, यानी कि ये जो 2 थीटा एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज है इसका आंसर। देखो इस तरीके से आप बता सकते हो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल शॉर्ट ट्रिक। अब ये आप पहले लगा के देखो, पहले वाले क्वेश्चन में लगा के देखो, देखो कितनी आसानी से आंसर आता है, मेरे को ये सब सॉल्व करना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो, ये आपको पता है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताता हूँ बेटा सॉल्व करके। यहाँ पे देखो आपके पास दो मिरर ये था, मुझे ये पता था कि रे यहाँ पहले गिर रही है, और एंगल बिटवीन द मिरर्स 90 था, तो मुझे पहले ही पता था कि नेट एंगल ऑफ डेविएशन इसका 2 टाइम्स है, दैट इज 2 into 90, 180। अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले रे नीचे गिरी है, तो मैं जहां पहले रे गिरी है वहां से दूसरे मिरर की तरफ घूमूंगा। लो घूम गया, कैसे घूम रहा हूँ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर था 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। वैसे मैं ये 60 वाले का भी सॉल्व कर सकता हूँ, 60 वाले को भी देखो ध्यान से बेटा, ये रे गिरी ना आपकी, कोई मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये पता होना चाहिए एंगल बिटवीन द मिरर्स क्या है, डायरेक्ट आंसर। जैसे मैंने देखा तो मेरे को पता है इसका 2 टाइम्स होना है, यानी मेरा आंसर था 120, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले जहां रे गिर रही है, देखो ऊपर वाले मिरर पे गिर रही है, तो ऊपर वाले मिरर से दूसरे मिरर की तरफ घूमो। लोग घूम गए, कैसा घूमना पड़ा हमें बेटा, क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर हो गया 120 डिग्री क्लॉकवाइज, खत्म। देखो आंसर डायरेक्ट टिक करते, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। आपसे मान लो कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई आपके पास दो मिरर है, एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, उसके बीच का एंगल 50 डिग्री, रे ऐसे गिर रही है, बताओ कितना एंगल ऑफ डेविएशन, आंसर डायरेक्ट 50 का डबल 100 डिग्री एंटी नेट एंगल ऑफ डेविएशन है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले जहां गिरी वहां से दूसरे की तरफ घूमो, घूम गए भाई, कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो आंसर क्लॉकवाइज। लो आ गया आपका आंसर। एंटी क्लॉकवाइज पूछे तो 360 से माइनस कर दो, तो 260 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जो भी आंसर दिया उसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर लिखोगे आप, कोई टेंशन नहीं लेना, रे डायग्राम नहीं बनाना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी।